नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्स्ट बुक पर, जहां पर आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूं जो आपके भविष्य को उज्जवल कर सकती है। यानी कि एक ऐसी न्यूज जो आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक यहां पर होने वाली है। इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एग्जाम और इंडिया का मोस्ट रेप्यूटेटेड ऑर्गेनाइजेशन केवीएस अपना अगला नोटिफिकेशन लेकर आ रहा है 2025 में, और 2025 में जनवरी के लास्ट तक आपको ये नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इसके लिए आप सभी को पहले से जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन इस एग्जामिनेशन को भर सकता है, केवीएस क्या है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आज के वीडियो में हम देने वाले हैं। आपको किस तरीके का एग्जाम इसमें देखने के लिए मिलेगा, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या आपका सिलेबस है, उन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है और कितने समय में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। अभी लास्ट जो केवीएस का एग्जामिनेशन हुआ था वो 2022-23 में हुआ था। उसके बाद से कोई भी केवीएस का नोटिफिकेशन देखने के लिए नहीं मिला है, लेकिन 2025 के फर्स्ट हाफ में आपको जो है केवीएस का एग्जाम होते हुए दिखेगा, और नोटिफिकेशन तो आपको फर्स्ट क्वार्टर में ही देखने के लिए मिल जाएगा। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले केवीएस क्या है और कौन कौन इस केवीएस भर्ती में एलिजिबल है, कैसा एग्जाम्स आता है और कौन कौन इसको भर सकता है। सबसे पहले केवीएस के बारे में जान लेते हैं। केवीएस इज अ सिस्टम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो केंद्रीय विद्यालय हैं उनका एक सिस्टम है आपका केवीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन, एस्टैब्लिश अंडर द एजेंसीज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, एमएचआरडी। ये एमएचआरडी के अंतर्गत आता है, जो अब शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है। बेसिकली केवीएस को बनाया गया था आपके उन सरकारी कर्मचारियों के लिए जिनके ट्रांसफर्स जो थे अलग अलग सिटीज में होते रहते थे। उनके बच्चों को शिक्षा का काफी प्रॉब्लम होता था, इस वजह से केवीएस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया था। लेकिन उसके बाद में इसका विस्तार हुआ और अभी काफी लोग जो है केवीएस में अपने बच्चों को भेजना प्रेफर करते हैं। तो चलिएगा समझिएगा एक बार। तो नंबर ऑफ स्कूल्स जो केवीएस के अंदर करंटली हैं वो 1256 है। इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं वो 13,56,258 स्टूडेंट ऑल इंडिया हैं। कर्मचारियों की जो संख्या है वो आपकी 56,783 इसके अंदर है, और नंबर ऑफ जोन्स 6 है इसमें, और नंबर ऑफ रीजन्स 25 इसके अंदर रखे गए हैं। अब जानिएगा केवीएस कितने लेवल पर एग्जाम को कंडक्ट कराता है। तो केवीएस जो होता है बेसिकली 3 लेवल पर एग्जाम को कंडक्ट कराता है। पहला होता है प्राइमरी टीचर यानी कि पीआरटी लेवल, जो 1 to 5 के शिक्षक के लिए होता है। फिर आता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो आपका 6 to 10th के लिए होता है। आफ्टर दैट आता है आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो आपका होता है लेक्चर लेवल पर यानी कि 11th-12th के लिए होता है। तो यानी कि अब अलग अलग लेवल पर केवीएस जो है वैकेंसीज को आयोजित कराता है। आपको हर लेवल के लिए अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है इसको एग्जाम को देने के लिए, इसमें बैठने के लिए। अब क्या क्या चाहिए होता है आइए एक बार इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप प्रीवियस नोटिफिकेशंस की अगर बात करें, तो जो प्रीवियस नोटिफिकेशंस हैं आपके, पहला नोटिफिकेशन अगर हम लास्ट 4 नोटिफिकेशन की बात करें तो ये आपका 2016 में देखा गया था, सितंबर 2016 में आया था। फिर उसके बाद अगला नोटिफिकेशन 2017 में आया था, अक्टूबर 2017 में। आफ्टर दैट केवीएस 2018 का जो नोटिफिकेशन था वो आपका अगस्त 2018 में देखने के लिए हमें मिला था। इसके बाद थोड़ा गैप आया, बीच में कोरोना भी था जिसकी वजह से ये गैप हमें देखने के लिए मिला। आफ्टर दैट जो अगला नोटिफिकेशन 2022 में हमें देखने के लिए मिला, जो दिसंबर 2022 में देखा गया था। अभी जो एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन है, जो अभी बातें चल रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में, हम लोग अभी ऑफिस में गए भी थे केवीएस के, वहां पर हमें जानकारी जो प्राप्त हुई है उसके अकॉर्डिंगली 2025 में आपको ये नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, और फर्स्ट क्वार्टर में ही ये नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। तो चलिएगा इस एग्जाम का जो पैटर्न होता है मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप केवीएस के पीआरटी एग्जाम को देते हैं प्राइमरी लेवल पर, तो कौन कौन से विषय की आपको तैयारी करनी होती है, कितने नंबर का पेपर आता है और कितना समय आपको मिलता है, इसकी पूरी जानकारी एक बार देख लेते हैं। देखो, पेपर को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है इसमें, अगर पीआरटी लेवल की बात करते हैं तो। जिसमें पहला पार्ट जो होता है, तो फर्स्ट पार्ट में आपका ये लोग जनरल अवेयरनेस को और आपके जनरल इंग्लिश को, जनरल हिंदी को ये लोग रखते हैं। जो लैंग्वेज वाला पार्ट होता है ये पार्ट 1 होता है। इसमें 10-10 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं करने के लिए। इसके बाद सेकंड पार्ट होता है जिसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर लिटरेसी के क्वेश्चन होते हैं, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, ये आपका पार्ट 3 में आता है। ठीक है, तो पार्ट 2 में आपका 3 पार्ट होते हैं ये, और ये 10-5-5 में डिवाइड होता है। इसके बाद तीसरा पार्ट आता है जो पेडागोजिकल इश्यूज से रिलेटेड होता है, जिसमें आपका जो है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग, क्रिएटिंग द कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड द लीडरशिप,
पर्सपेक्टिव इन द एजुकेशन एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है सबसे लास्ट वाला। सब्जेक्ट स्पेसिफिक की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें आपके जो है जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे साइंस हो गया, ईवीएस हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इनसे सब्जेक्ट कंसर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं सब्जेक्ट कंसर्न में, टोटल 80 नंबर के। इस प्रकार से टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं और 180 मिनट का समय इसमें दिया जाता है आपको एग्जाम को करने के लिए, मतलब एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट का समय आपके पास में होता है। तो एक बहुत ही रेप्यूटेटेड एग्जाम है, आप इसमें आसानी से बैठ सकते हैं और अपनी परीक्षा को दे सकते हैं। अगर मैं टीजीटी एग्जाम की बात करता हूं तो केवीएस टीजीटी एग्जाम में कौन कौन बैठ सकता है? पार्ट 1 में आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी जो है 10-10 क्वेश्चंस आते हैं आपके। पार्ट 2 के अंदर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर लिटरेसी के आपके 10 5-5 नंबर के होते हैं। फिर पार्ट 3 में आपका जो होता है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग, कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। और पार्ट 4 होता है सब्जेक्ट कंसर्न का। ये भी टोटल इसमें सब्जेक्ट कंसर्न जो होता है ना बेसिकली आपका 100 नंबर का होता है। तो टोटल मिला के इसमें भी 180 नंबर का पेपर होता है, 180 मिनट का समय आपको दिया जाता है करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसमें। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन इसमें बैठ सकता है, कौन कौन इसमें एलिजिबल है। एक बार इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपने सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th आपने पास कर रखा हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपियरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाटएवर नेम नोन एज। अब देखो, अपियरिंग इसमें अलाउड नहीं होता है, इसमें पास्ड जरूरी होता है। अपियरिंग वाला जो पोर्शन है ये मैं कट कर देता हूं यहां से, क्योंकि अपियरिंग नहीं, इसमें पास चाहिए होता है कि 2 साल का जो डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में, जिसको आप डीएलएड के नाम से जानते हैं, वो आपने कंप्लीट किया हो, तब आप इसमें एलिजिबल है, इसमें आप बैठ सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, पास्ड और अपियरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ द 4 ईयर बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड। 4 साल का जो आपका डिग्री कोर्स होता है बीएलएड, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा में स्नातक, तो आपने ये पास कर रखा हो तो आप इसमें बैठ सकते हैं। इसमें भी जो आपका अपियरिंग वाला पोर्शन है ये हटा दो, क्योंकि इसमें भी कंप्लीटली पास चाहिए होता है। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड, ठीक है, पास इन द फाइनल ईयर ऑफ द 2 ईयर एजुकेशन ऑफ द डिप्लोमा इन द एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन। तो ये इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपने ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रखी है तो आप इसमें बैठ सकते हैं। साथ के साथ इसमें आपको सीटीटी का जो पेपर 1 है, देखो बीएड को अभी आउट कर दिया गया है, तो मैं बीएड को यहां से हटा देता हूं, क्योंकि बीएड वाले जो है केवीएस पीआरटी में अभी नहीं बैठ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल। ठीक है, तो ये मैं इसको हटा देता हूं कि बीएड वालों को इसमें मौका नहीं दिया जाएगा पीआरटी लेवल पर, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो जितने भी लोग बीएड हैं वो टीजीटी लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं, पीआरटी लेवल पर वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ के साथ में बात करते हैं, स्कूल शुड पास द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटीईटी का पेपर 1 आपने पास कर रखा हो तो आप केवीएस के पीआरटी वाले एग्जाम्स में बैठ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ इसमें एक और चीज होती है कि आपकी जो कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए, वो आपके पास होनी चाहिए कि आप दोनों ही लैंग्वेज में इसमें पढ़ा सके। देखो, हम लोग अक्सर ना इंग्लिश को थोड़ा सा ऐसे मान के चलते हैं कि यार हमें इंग्लिश नहीं आता। अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है सीटेट लेवल पर कोई क्वेश्चन इंग्लिश में भी दिख जाता है तो बोलते हैं सर हिंदी भी दिखाओ इसका। लेकिन बेटा, आपको जब बच्चे को पढ़ाना है ना, तो वो जब आप क्राइटेरिया वहां पर देखेंगे तो उसमें लिखा होता है कि भैया हिंदी और इंग्लिश दोनों में बच्चे को पढ़ाना आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज बड़ी जरूरी है कि आप लोग इंग्लिश भी सीखें और अपने शिक्षक बनने के लक्ष्य को पूरा करें। ठीक है, चलिएगा अब बात कर लेते हैं टीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन टीजीटी के एग्जाम में बैठ सकता है। सबसे पहले आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रखी हो, साथ के साथ 50% मार्क्स आपके होने चाहिए टोटल और एग्रीगेट में भी और आपके कंसर्न सब्जेक्ट में भी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप जब टीजीटी लेवल पर जाते हैं तो वहां पर आपको सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस दिए जाते हैं कि आप टीजीटी को मैथ से करना चाहते हैं, टीजीटी को साइंस से करना चाहते हैं, हिस्ट्री से करना चाहते हैं, हिंदी से करना चाहते हैं, तो अलग अलग तरीके की ब्रांचेस होती हैं। तो आपका ग्रेजुएशन लेवल पर कम से कम आपने जिस सब्जेक्ट से दिया, मान लें कि आप टीजीटी मैथमेटिक्स करना चाहते हैं, तो आपका ग्रेजुएशन लेवल पर मैथमेटिक्स में 50% मार्क्स होना चाहिए और एग्रीगेट मतलब ओवरऑल ग्रेजुएशन में भी 50% मार्क्स होना चाहिए। साथ के साथ में आपका जो है आपने ग्रेजुएशन के 2 साल में कम से कम आपने मैथमेटिक्स को पढ़ा हो। ठीक है, तो ये चीज इसमें है। बीएड आपने कर रखा हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, साथ के साथ में शुड हैव क्लियर द सीटीटी पेपर 2, तो सीटीटी का पेपर 2 आपने पास कर रखा हो तो आप इसमें एलिजिबल होते हैं। इंग्लिश और हिंदी में पढ़ाने की जो प्रोफिशिएंसी है वो आपकी होनी चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज बता देता हूं, जिन लोगों ने
आपके जो इंटीग्रेटेड कोर्स करे होते हैं वो भी इसमें एलिजिबल होते हैं। जैसे कि आपने बीएससी एजुकेशन कर रखा है, बीएससी ऐड कर रखा है, बीए ऐड कर रखा है, तो ये आपके 4 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं। तो ये आपने किए हुए हैं तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिएगा अभी आगे चलते हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि भाई कितने आयु के लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन इसको भर सकता है, कितनी एज तक। अगर देखो हम प्रिंसिपल लेवल की बात करें तो प्रिंसिपल लेवल पर आपकी जो मिनिमम एज है वो 35 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 50 साल होनी चाहिए, ठीक है। आप अगर 22 प्रिंसिपल की बात करें तो मिनिमम एज जो है आपकी 35 साल और मैक्सिमम एज 45 साल होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल होनी चाहिए, उससे ऊपर आप इसको नहीं दे सकते हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए मैक्सिमम एज 35 साल होनी चाहिए। आपके लाइब्रेरियन के लिए मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है। प्राइमरी टीचर के लिए मैक्सिमम एज जो है 30 ईयर्स है और प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर्स है। 30 साल से ज्यादा अगर आप हैं तो इस एग्जाम को आप नहीं दे पाएंगे। साथ में इसमें गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ना एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाता है, जैसे कि SC ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, OBC वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होता है और महिलाओं को मौका देने के लिए इसमें शायद 10 साल का रिजर्वेशन उनको दिया जाता है एज में रिलैक्सेशन के तौर पर, ठीक है। चलिएगा एक बार आगे चलते हैं। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है इसके अंदर, किस तरीके से आपको सेलेक्ट किया जाता है पूरे एग्जाम के दौरान। KVS selection process of PRT, TGT, PGT post will be defined by the केंद्रीय विद्यालय संगठन. The revised selection process for KVS teaching post has been done in the 3 step. 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। उसके बाद में एक डेमो टीचिंग होती है और इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो ये इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, एक मेरिट लिस्ट तैयार करते हैं जिसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिएगा यहां पर होता है सबसे पहले रिटन टेस्ट। तो आपके रिटन टेस्ट का 70% वेटेज लेते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में। डेमो टीचिंग का 15% वेटेज होता है, मतलब जब इंटरव्यू में आपको बुलाते हैं तो वो टीचिंग कराते हैं आपसे, तो उसमें 15% वेटेज होता है। इंटरव्यू का 15% वेटेज होता है। तो टोटल मिला के इस तरीके से 100% मेरिट लिस्ट तैयार करी जाती है। अगर आप इस मेरिट लिस्ट का हिस्सा होते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप शिक्षक बन जाते हैं। साथ के साथ बात कर लेते हैं, अभी बात होती है कि भैया कितना सैलरी, पैसा कितना मिलेगा इसमें, उसको देख लेते हैं एक बार। तो अगर आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो पे स्केल होता है आपका 78,800 से आपका 2,09,200 तक ये सैलरी जाती है आपकी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 22 प्रिंसिपल के लिए तो 56,100 से स्टार्ट होके 1,77,500 रुपए तक आपका सैलरी पे जाता है। PGT जो ग्रुप होता है B वाला पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, उसमें 47,600 से 1,51,000 तक आपका सैलरी होता है, ठीक है। TGT ग्रुप B ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए 44,900 से 1,42,400 तक आपका सैलरी होता है। लाइब्रेरियन के लिए जो सैलरी होता है 44,900 से 1,42,000 तक आपका सैलरी होता है। और PRT टीचर के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए 35,400 से 1,12,000 तक आपका 12,400 तक आपका सैलरी होता है। तो ये आपके सैलरी स्केल हैं अकॉर्डिंग टू दी पोस्ट आपके टीचिंग के अंदर। तो भाई एक रेप्यूटेटेड पोस्ट है, तो सभी लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं अपने शिक्षक बनने के लिए, ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा आपके जीवन में। अगर आप KVS के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो आप अगर टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं नीचे, आप कमल कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं अपने कोर्सेज पर। तो देर किस बात की है, आज ही ज्वाइन कीजिए टेक्स्ट बुक अपनी प्रिपरेशन के लिए और अपने शिक्षक बनने के सपने को पूरा कीजिए। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू एंड नमस्कार, थैंक यू।